जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे काव्यशास्त्र से संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 201 से हमें करना है, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्द रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमनार्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये कथन देखिए गलत है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। ये कथन सही नहीं है क्योंकि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का तथा विश्वनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट हो गया। शब्द शक्ति जो है, इस शब्द शक्ति टर्म के लिए जो मम्मट है, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार, जहाँ पे शब्द शक्ति आए तो इन्होंने शब्द शक्ति को कहा है, मम्मट ने व्यापार कहा है। और विश्वनाथ ने क्या कहा है, तो विश्वनाथ ने शब्द शक्ति में अगर देखा जाए तो विश्वनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया है, शब्द शक्ति के स्थान पे शक्ति का प्रयोग किया है। शेष तीनों ही कथन सत्य, यानी ये गलत है। बाकी शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करती है, ये सही है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों का बोध होता है। इसके पहले वाली क्लास में एक क्वेश्चन था तो बताया था हमने कि रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ सही है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को, यानी अभिधा 3 प्रकार के होते हैं शब्द शक्ति, तो अभिधा हो गया, लक्षणा हो गया, व्यंजना हो गया। जो व्यंजना होता है वो व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमनार्थ भी कहते हैं। तो हमने व्यंजना से कई नाम निकाले थे कि व्यंजना जो है उसको कई चीज़ कहते हैं, तो उसको भी ये कहा जाता है प्रतीयमनार्थ भी व्यंजना शब्द शक्ति को कहा जाता है। बाकी मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति और विश्वनाथ ने जो है मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार तथा विश्वनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया है। चिक्करही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे, कटकटही मरकट बिकट भर बहुकोटि कोटिन धावही, जयराम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुनगुन गावही। ये पंक्ति दी गई, इनमें से ये कौन सा काव्य, इनमें कौन सा काव्य गुण है, ये क्वेश्चन है कि अगर देखें तो ये जो ऊपर वाली पंक्ति दी गई इसमें कौन सा काव्य गुण है। चिक्कारे ही दिग्गज डोल में ही, गिरिलोल सागर घर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे। तो इसमें प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद एवं माधुर्य। तो पढ़ने से ही लग रहा होगा थोड़ा कि ओज पूर्ण कविता ऐसा कुछ। तो ये देखिए 2 बार ये क्वेश्चन आया, LT ग्रेड में भी आया है, राजस्थान में भी आया है, RPSC में। तो ये जो पंक्ति है ना, ओज नामक काव्य गुण है। ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप या दीप्ति। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहते हैं। यह गुण मुख्य रूप से वीर, बीभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्ण जो होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? 3, 6, 2, 4। तो इसमें बताना है काव्य के जो है बेसिकली वो कितने प्रधान भाग होते हैं। तो काव्य के 2 प्रधान भेद होते हैं। अगर देखा जाए तो एक दृश्य काव्य होता है, 2 भेद होते हैं, एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है ना। और जो दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य में दृश्य वो होता है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाता है, जैसे नाटक है, प्रहसन है, और पढ़ने और सुनने वाला भी होता है। श्रव्य काव्य जो आएंगे तो उसमें भी गद्य और पद्य होता है। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उससे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? आनंदवर्धन, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, कुंतक। तो किसका है औचित्यवाद? औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसको प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र द्वारा जो है, आचार्य क्षेमेंद्र द्वारा औचित्य जो मत है उसका प्रतिपादन कर उसको बताया गया कि काव्य का जो प्राण होता है ना, काव्य का प्राण वो क्या होता है? काव्य का प्राण होता है औचित्य। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द शक्ति हमने देखा है 3 प्रकार की होती हैं। शब्द की शक्तियों में हमने पहले भी बताया अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा यानी साक्षात संकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा होती है। मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ का प्रयोग,
रूढ़ि का प्रयोग के कारण यदि मुख्यार्थ के संबंधित अन्य अर्थ को प्रतीति हो तो उसे लक्षणा कहते हैं। जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध ना हो मुख्यार्थ से और न ही लक्ष्यार्थ से, तो जो भी संदर्भ में और कुछ आता तो व्यंग्यार्थ होता है, वहां पर व्यंजना सब शक्ति होती है। सौंदर्य में अलंकार किस आचार का कथन है? देखिए, सौंदर्य में अलंकार, सौंदर्य में अलंकार ये किस आचार्य का कथन है? दंडी, वामन, भामा, उद्दट। तो ये दो बार एग्जाम में आया है कि सौंदर्य में अलंकारम ये किस आचार्य का कथन है? तो सौंदर्य में अलंकारम आचार्य वामन जो है, आचार्य वामन का कथन है सौंदर्यम अलंकारम। आचार्य और कथन में देखें तो दंडी जी ने कहा है कि शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, भामा ने कहा शब्दार्थों सहितो काव्यम। निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? तो निम्न ग्रंथों में अगर बात करें तो निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? रिटोरिक, इलियड, पेरिप्सिस, इपेनिका। अरस्तु का ग्रंथ पूछा है तो रिटोरिक अरस्तु का ग्रंथ है। नाम क्या है इसका? रिटोरिक। रिटोरिक जो है ये अरस्तु का ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ में पेरिपोइटिकस, तेखनेस, रिटोरिकेस, वसीयतनामा। तो पेरिपोइटिकस, तेखनेस, रिटोरिकेस, वसीयतनामा, ये जो चारों रचना दिया गया अरस्तु का, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकदम कंठस्थ करिए। पेरिपोइटिकस, तेखनेस, रिटोरिकेस, वसीयतनामा। पेरिप्सिस जो है ये लॉन्जाइनस का है, इलियड होमर का है। तो इलियड जो ग्रंथ है पेरिप्सिस लॉन्जाइनस का है और ये जो है इलियड जो है होमर का है। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? तो यहाँ पे देखना है कि निम्न में से जो विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया? धार्मिक पे, नीति परक पे, राजनीति के, कला परक पे। तो देखिए, विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने राजनीतिक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया, जबकि विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने धार्मिक, विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने राजनीति परक जो व्याख्या होनी चाहिए वो नहीं किया है। विरेचन सिद्धांत पे धार्मिक व्याख्या भी हुई, नीति परक भी हुई, कला परक भी हुई है। यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? यूनान का अगर देखें तो यूनान का सबसे पहला यूनान का महाकवि कौन है? तो यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर है। यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है? होमर। होमर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का नाम दिया गया, लेकिन यूनान के सबसे पहले महाकवि के रूप में होमर। इनकी प्रमुख कृति इलियड है। अभी आया था ना इलियड, तो यहाँ पे देखिए कि यूनान के सबसे पहले महाकवि होमर है, इनकी प्रमुख कृति इलियड तथा ओडेसी। तो आपको देखिए इलियड भी है, इलियड और ओडेसी ये दोनों ही ग्रंथ है निम्नलिखित लेखक, और बाकी प्लेटो का इयॉन और लॉज है और अरस्तु का पेरिपोइटिकस। जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? पर्याय वक्रता, संतृप्ति वक्रता, विशेषण वक्रता, प्रत्यय वक्रता। तो जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर प्रत्यय वक्रता होता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? विश्वनाथ, जगन्नाथ, हेमचंद, कुंतक। ये कई बार क्वेश्चन आया है। वाक्यम रसात्मकम काव्य, तो ये जो पंक्तियाँ कही गई हैं ये किसके द्वारा कही गई हैं? ये जो पंक्ति है ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है ना, कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ का कथन है। इनके प्रमुख ग्रंथ साहित्य देखें तो प्रभावती परिणय नाटिका है, दर्पण, प्रभावती परिणय नाटिका, राघव विलास महाकाव्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ, ये भी वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ जी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंडित राज जगन्नाथ का जो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम ये भी इम्पॉर्टेंट है। कुंतक कहते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत, तो कहते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम। हेमचंद कहते हैं अदौशो सगुणो करसलंकारो चा शब्दार्थो काव्यम। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस। तो रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक प्लेटो हैं। प्लेटो के द्वारा है रिपब्लिक ग्रंथ। इनकी अन्य रचनाओं में इयॉन है, क्रॉतिकुलस है, फेद्रूस है, लॉज आदि। तो रिपब्लिक ग्रंथ प्लेटो का। इनकी अन्य रचनाओं में इयॉन, क्रॉतिकुलस, फेद्रूस, लॉज, जबकि अरस्तु ने पेरिपोइटिकस तथा लॉन्जाइनस पेरिप्सिस नामक ग्रंथ लिखे हैं। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? तो देखिए वक्रोक्ति जीवितम भामा का है, कुंतक का, वामन का,
मम्मट का है। तो देखिए वक्रोक्ति जीवकम के लेखक हैं कुंतक। आचार्य भामा का काव्यालंकार है, वामन का काव्यालंकार सूत्र है, मम्मट का काव्य प्रकाश है। उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? उत्पत्ति भरत मुनि, भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, मम्मट। तो ये जो उत्पत्तिवाद है, उत्पत्तिवाद जो है ये भट्ट लोलट का मत है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भट्ट लोलट से हुई है। और इसी को उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहा जाता है। तो आ सकता है क्वेश्चन चाहे उत्पत्तिवाद का है या आरोपवाद है। फिलहाल ये दोनों ही अगर देखें तो ये भट्ट लोलट का जी है। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि तथा अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखा है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पे ये देखिए पंक्तियाँ, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विवश विजय कह कीनी। यह पंक्तियाँ किस गुण का उदाहरण है? कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इसमें आपको जैसे माधुर्य गुण का लगेगा कि जैसे धुन सुनना, हृदय का गुनगुनाना। तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जब भी मधुरता का आभास होता है तो माधुर्य गुण का संचार वहाँ होता है। माधुर्य गुण में चित्त की द्रुति अवस्था, उपनागरिका वृत्ति होती है, यहाँ वैदर्भी रीति से युक्त होती है। इसमें श्रृंगार करुण शांत रसों का, यानी श्रृंगार आप देखेंगे इसमें करुण रस, शांत रस, तो ये माधुर्य का है। श्रृंगार होगा, करुण होगा, शांत होगा। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। या विधा है, व्यंजना है, लक्षणा है या तात्पर्य है। तो ये लक्षणा है क्योंकि उल्लू तो ठीक है सामने से कह रहे हैं, लेकिन उल्लू एक तरीके से मूर्ख। तो ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। इस पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति काम करी। जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो, मतलब डायरेक्ट आप मूर्ख कहोगे तो फिर सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। तो फिर मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ियाँ लक्षणों के सारे उससे संबंधित अर्थ को प्राप्त किया जा सके और आपको पता भी चल रहा है ऐसे उल्लू को, तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए गए हैं। श्रव्य जो श्रव्य काव्य उसके भी 3 भेद किए गए हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? पद्य काव्य, चंपू काव्य, गद्य काव्य, महाकाव्य। तो देखिए पद्य भी है, गद्य भी है, चंपू भी, यानी श्रव्य काव्य के देखें तो वो 3 भेद हैं, पद्य, गद्य, चंपू। लेकिन महाकाव्य भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य नहीं है। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने किया है? तो देखिए ये किसने घोषणा कर दिया कि ईश्वर ही मर गया है? तो ये सात्र, हीगल, मार्क्स, नीत्शे। तो दिए गए विकल्पों में जो नीत्शे हैं, नीत्शे के दर्शन के केंद्र में ईश्वर नहीं मानव है। अब जब ईश्वर नहीं है मानव है तो नीत्शे का ये मानना है कि ईश्वरीय गुणों से अभिभूत होने की चाह रखने के बजाय श्रेष्ठ मानव बनना ज़्यादा श्रेयस्कर है और कल्याणकारी भी। जैसे लोग कहते हैं कि हम इतना कल्याण का काम करें, इतना अच्छा करें कि ईश्वर तुल्य बने या कुछ नहीं तो उनका एक अंश बने। तो नीत्शे का मानना है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर मर गया है। एक मानव हो, ऐसा मानव बनो, मतलब मानव में भी तुम सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनो, लोगों का कल्याण करो। तो नीत्शे का कहना ये है। यूनानी विद्वान हेरोदोतस ने इतिहास के 4 लक्षण बताए हैं। इतिहास के 4 लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उनमें से नहीं है? यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा मानविकी है। यह तर्क संगत विधा है अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। यह आदर्श मूलक विधा है। इतिहास वैज्ञानिक विधा अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। तो देखिए ये गलत है। यह आदर्श मूलक विधा है। यूनानी विद्वान हेरोदोतस द्वारा ये चीज़ नहीं कहा गया है। और इतिहास के बारे में यूनानी विद्वान जो हेरोदेतस कहते हैं, हेरोडोटस के द्वारा ही, कि यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा मानविकी है। इतिहास के बारे में कहते हैं मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा मानविकी है। यह तर्क संगत विधा आता है, इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। इतिहास वैज्ञानिक विधा आता है, इसकी पद्धति आलोचनात्मक पद्धति है। हेरोडोटस ने इतिहास के 4 लक्षणों में शामिल किया है। तो ये बताया ना, मानवीय विधा है, तर्क संगत है, वैज्ञानिक विधा है। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? माधुर्य गुण के संबंध में बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें संयुक्ताक्षर का प्रायः अभाव होता है, समास का अभाव होता है, इसमें हृदय में ध्रुति उत्पन्न होती है, इसमें टा वर्ग के व्यंजन रहते हैं। तो माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो जो टा वर्ग है ना, ये टा, ढा, डा, ये सब जो थोड़े, ये शब्द ना माधुर्य गुण में नहीं आते हैं। यह कथन माधुर्य गुण के संबंध में सही नहीं है। शेष इसमें कि संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव होता है, ये भी समास का अभाव होता है, इसमें हृदय में द्रुति होती है, ये सही है। यानी संयुक्ताक्षर नहीं होता है, द्वित्व व्यंजन जिसको कहते हैं। तो माधुर्य गुण में देखिए द्वित्व व्यंजन नहीं होता, समास भी नहीं होता है। बहुत ही मतलब सुनने में बहुत ज़्यादा सरस, सहज, सरल लगे ऐसा कुछ। हृदय में द्रुति उत्पन्न होगी, समास नहीं होगा, संयुक्ताक्षर नहीं होगा, टा वर्ग नहीं होगा, तो ये माधुर्य के वो लक्षण है। ओज गुण का संबंध किस रस से है? ओज, ओज का देखेंगे तो ओज का जो है शांत, करुण, रौद्र, श्रृंगार, इसमें से ओज गुण का संबंध रौद्र रस से है, जबकि श्रृंगार, करुण तथा शांत है। यानी श्रृंगार को देखिए, करुण को देखिए, शांत। अगर कोई श्रृंगारिक रचना और बहुत ही शांत है, करुण, तो ये सब तो माधुर्य के गुण हैं, और ओज का गुण रौद्र से है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के तहत आता है? कौन सा अर्थ दोष के तहत आता है? कष्टार्थत्व, अप्रयुक्तत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व। तो कष्टार्थत्व अर्थ दोष के अंतर्गत आता है, जबकि न्यून पदत्व, अधिक पदत्व तथा अप्रयुक्तत्व दोष ये शब्द दोष है। यानी शब्द दोष मतलब कि कुछ ज़्यादा ही आपने पद यूज कर लिया, कम यूज कर लिया और अप्रयुक्त जगहों पे कर लिया, तो ये जितने भी दोष बताए जा रहे हैं, तो ये दोष आपके हो सकते हैं कि इस प्रकार के दोष हैं, शब्द संबंधी दोष हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने शब्द तो पूछा नहीं है, शब्द के अलावा जो है आपसे अर्थ संबंधी दोष भी यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अर्थ दोष के तहत जो है कष्टार्थत्व जो दोष है वो उसी के तहत आता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे दिया है कि मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, मम्मट का जो काव्य प्रयोजन है उनमें कौन सा शामिल नहीं है? कंता के समान उपदेश, अमंगल का नाश, यश प्राप्ति, लोकाता, लोकातीत आनंद, यानी लोकातीत आनंद। तो मम्मट के काव्य प्रयोजन में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मम्मट के काव्य प्रयोजन में लोक अतीत जो है, लोक अतीत आनंद जो है ये शामिल नहीं है। मम्मट के काव्य प्रयोजन में क्या? लोक अतीत, लोकातीत आनंद जो है ये शामिल नहीं है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में निम्नलिखित बातें शामिल हैं: यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर, अकल्याणकारी, क्षते, संज्ञा पर निवृत्ति। अब देखिए मम्मट के काव्य प्रयोजन, यानी मम्मट अगर मान लीजिए कि कोई भी काव्य शास्त्र की रचना कर रहे हैं तो वो किस चीज़ को ध्यान में, उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या है? तो उनका ये उद्देश्य नहीं है कि हम इसलिए कर रहे हैं काव्य की लोकातीत आनंद प्राप्त हो, बल्कि मम्मट कहते हैं कि मेरे अनुसार काव्य का प्रयोजन, मेरा उद्देश्य ये है कि हमको यश प्राप्ति हो, पहला यश प्राप्त हो, वित्तीय लाभ हो, भाई उसके लिए भी कर रहे हैं तो यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, तीसरी चीज़ लोक व्यवहार कायम हो। तो मम्मट ये भी कहते हैं कि यश, वित्तीय लाभ के अलावा लोक व्यवहार भी हो, साथ ही साथ शिवेतर। अब देखिए शिवेतर का क्या मतलब है? शिवेतर, शिवेतर का मतलब है अकल्याणकारी क्षते, तो शिवेतर क्षते है अकल्याणकारी। संघ पर निवृत्ति, अलौकिक परमानंद की प्राप्ति भी करना चाहते हैं। और कांता सम्मित उपदेश, संबंधित सूत्र, यानी 6 चीज़ों का है: यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर, क्षते, संघ पर निवृत्ति, कांता सम्मित उपदेश। और उसको इन्होंने अपने संबंधित सूत्र में इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है: काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदे। अब देखिए यहाँ पे पता भी चल रहा है मम्मट का कि काव्य रचने के उनके क्या प्रयोजन है। काव्यम यशस्य, काव्यम जो है उनका, काव्यम यशस्य कृते व्यवहार विदे, शिवेतर, क्षते, संज्ञा पर निवृत्त्या, कांता सम्मति उपदेशः। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद क्या हैं? तो जो प्रयोजनवती लक्षणा उसके भेद हैं गौड़ी एवं शुद्धा। प्रयोजनवती के गौड़ी एवं शुद्धा। प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई हैं, इस वाक्य में हम तलवार का तलवार ही करके रह जाते हैं, अर्थ में बाधा पड़ती है। प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए जैसे जो प्रबंध काव्य है, तो प्रबंध काव्य में देखें तो प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? देश काल कथोपकथन चरित कथानक। तो प्रबंध काव्य में संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है। संगठन जो है वो कथानक के द्वारा किया जाता है। प्रबंध काव्य में सर्गबंध रचना, ये सर्ग सभी वृत्तांत वाले में विस्तृत होते हैं। इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महात्मा सज्जन व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर आश्रित उसका कथानक होता है। इसमें तो प्रमुख कथावाचक काव्य के अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलता है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौड़ कथाएं भी बीच बीच में चलती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए
कि जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो मतलब ये प्रबंध काव्य के बारे में पूरा डेफिनेशन बता दिया कि प्रबंध काव्य जो होता है वो सर्ग से बधा होता है। सर्ग अलग अलग वृत्तांतों को बताते हैं। इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महात्मा सज्जन व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर आश्रित उसका कथानक होता है। इसमें तो प्रमुख कथा काव्य के तहत क्रमबद्ध रूप में चलता है। कथा का क्रम बीच बीच में कहीं नहीं टूटता और गौड़ कथाएं भी सहायक बनकर चलती रहती हैं। कविता जो है वो प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। कविता जो हमारे मन में आती है और निकलता है, ये प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? वर्ड्सवर्थ, शैली, मैथ्यू अर्नाल्ड, कॉलरिज। तो कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, ये जो विचार है वर्ड्सवर्थ, है ना। वर्ड्सवर्थ जैसे अपने यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत है प्रकृति प्रेमी, ऐसे ही वर्ड्सवर्थ भी हैं पश्चिम दार्शनिक में। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट प्रसिद्ध कृति है। इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र भी मानते हैं। तो पहली बात तो आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में ये ध्यान रखना है कि कविता के बारे में इनका क्या कहना है कि कविता जो है प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, विचार वर्ड्सवर्थ का है। दूसरी बात कि वर्ड्सवर्थ की जो रचना है वो लिरिकल बैलेट्स है और लिरिकल बैलेट्स को इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र भी मानते हैं। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? विदूषक, सूत्रापधार, विस्कंभक, उद्घोषक। जैसे जो बीती या भावी घटना है, बीत गई हो या होने वाली हो, उसका सूचना जो देने वाला होता है नाटक में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको विस्कंभक कहते हैं, विस्कंभक। विदूषक हंसाने वाला एक पात्र होता है। तो एक विदूषक होता है तो हंसाने वाला पात्र होता है। उसके कथन एक तरफ हास्य को जन्म देते हैं और दूसरी तरफ उनमें कटु सत्य का भी पुट होता है। सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करता होता है और अंत भी वही करता है, सूत्रधार ही। कभी कभी वह मंच के नेपथ्य से भी संचालन करता है। घोषणा करने वाले को उद्घोषक कहते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने नाटक हो रहा है और नाटक में देखिए कि एक है जो व्यक्ति नाटक शुरू करेगा और ख़त्म भी करेगा, तो उसको कहेंगे ये व्यक्ति जो है नाटक का सूत्रधार है। दूसरी बात कि वहाँ पे नाटक के बीच में कोई ऐसा पात्र जो बीच बीच में हंसा भी रहा है और कुछ कटु सत्य जो है जिसको वो अपनी हंसी के माध्यम से बोल रहा है, तो उसको कहेंगे कि ये तो विदूषक है। तीसरी बात है कि बीती या जो घटना बीत गई है या होने वाली है, तो उसको बताने वाला जो उसको विस्कंभक कहेंगे, है ना। और उद्घोषक जो उद्घोषणा करता है उसको कहते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। कई बार क्वेश्चन आया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा। अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन लिख दिया है। भारतीय काव्यशास्त्र नाटक की किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? देखिए भारतीय जो काव्यशास्त्र वो नाटक की किन 3 चीज़ों को मान्यता देता है? रस, वस्तु, संवाद, कथानक, संवाद, पात्र योजना, देश काल, उद्देश्य, गीत योजना। क्या अपने यहाँ का जो भारतीय काव्यशास्त्र है वो नाटक के लिए वस्तु, नेता, रस, इन्हीं 3 तत्वों को मानता है। वस्तु को, नेता को और रस को। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? नाटक की जो टोटल सामग्री है, तो नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? प्रयत्न, नियताप्ति, फलागम, कार्य। तो नाटक की जो समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। प्रयत्न, फलागम, नियताप्ति, प्रत्याशा, प्रारंभ, ये कथा, संगठन या कार्यावस्था के भेद हैं। तो नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए होती है? वो चीज़ होती है कार्य के लिए। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि काम के लिए होती है। बाकी जो प्रयत्न है, फलागम है, नियताप्ति है, प्रत्याशा, प्रारंभ, ये तो कथा या संगठन या कार्यावस्था के भेद होते हैं। कार्यावस्था के भेदों में प्रयत्न आता, फलागम, नियताप्ति, प्रत्याशा। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो, प्रीतम देखत रहूं लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? तो ये जो है माधुर्य गुण से उत्प्रोत है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो, प्रीतम देखत दो लुभाओ। इस पद में माधुर्य काव्य गुण है। माधुर्य गुण किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हृदय में जो मधुरता का संचार होता है, यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांति एवं करुण रस में पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कर्णप्रिय, आर्द्रता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्नकारक काव्य माधुर्य गुण तक व्यक्त होता है। देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? देरिदा जो है ये लेखन का स्रोत किसको मानते हैं? दर्शन को, भावों को, ज्ञान को, तमाम सांस्कृतिक कर्मों को। जो देरिदा है वो लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। देरिदा लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। देरिदा एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रांसीसी।
देखिए देरिदा जो है लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। देरिदा एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्हें विखंडन के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो देरिदा को हम क्यों जानते हैं? देरिदा को विखंडन के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उनके विशाल लेखन कार्य का साहित्यिक और यूरोपीय दर्शन पर गहन प्रभाव पड़ा है। देरिदा को सबसे अधिक पुनर्निर्माण के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? F.R. लेविस, बौद्रिया, फ्रांसु लियोटार्ड, फ्रेडरिक जेमसन। तो इसमें से बताना है कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि कौन से उत्तरवादी, तो F.R. लेविस उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। F.R. लेविस जो है, F.R. लेविस ये उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। अन्य चिंतक फ्रांसुआ त्योहार, बौद्रिया, फ्रेडरिक जेमसन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक है। उत्तर आधुनिकतावादी 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शनशास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना के क्षेत्रों में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद को चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। नई विचार शैली में विचारधारा एक निर्धारित दिशा वाले सामाजिक विकास और वस्तुनिष्ठतावाद के विरुद्ध और संशयवाद, व्यक्तिपरक और व्यंग्योक्ति की ओर रुझान प्रचलित हो गया। निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? पेरिपोइडिकस, रिपब्लिक, इयॉन, प्लेटो। तो पेरिपोइडिकस प्लेटो की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना जो है अरस्तु की है। इयॉन, रिपब्लिक, प्लेटो की रचना है। अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? पेरिपोइडिकस, प्रोलिटेरियन, पेरिप्सस, बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो अरस्तु का अगर बात करें तो अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ पेरिपोइडिकस है। पेरिप्सस नामक रचना लोंजाइनस का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का है। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है। जो ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, तब काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता है। प्लेटो, अरस्तु, कॉलरिज, लॉन्जाइनस किसका है? तो ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पालन पोषण, ये काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता, ये कथन प्लेटो का है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का क्या मतलब है? अरस्तु जो है उनके अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का क्या मतलब है? तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का से पुनः सृजन से है। पुनः सृजन से है मतलब अरस्तु के कहते हैं कि जब अनुकरण कर ही रहे हो तो इसका क्या मतलब है? कोई भी चीज़ पुनः आप सृजित कर रहे हो। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? कि जो हमारी काव्य हो प्रकृति की अनुकृति है। ये अरस्तु ही मानते हैं कि जो हमारी काव्य है वो प्रकृति की अनुकृति है। इनकी रचना पेरिपोइडिकस, प्लेटो की रचना रिपब्लिक, इलियड की रचना द सेक्रेड वुड है। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकर्ता ही है। चित्रकार हो या कोई अन्य कलाकार, उसी की तरह अगर देखा जाए तो कभी भी एक अनुकर्ता ही है। रिचर्ड, अरस्तु, प्लेटो, इलियड, ये किसने कहा है? तो चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी जो है अनुकर्ता है, यह कथन अरस्तु का है। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकर्ता है, यह कथन अरस्तु का है। रिचर्ड्स अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अर्थमीमांसा जो है अर्थमीमांसा के जो है प्रतिपादक है रिचर्ड। प्लेटो की रचना सिम्पोसियन है। इलियड की रचना लिरिकल बैलेट है। निम्नलिखित दार्शनिकों में विचारों में कौन कौन सा विचार असंगत है? तो निम्नलिखित दार्शनिकों में विचारों में कौन सा विचार असंगत है? प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे, लॉन्जाइनस। तो प्लेटो जो है वो बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किया है, एनरिक को नहीं। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है। क्रोचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोदिक के लिए भावों को उद्वेलित करती है। लॉन्जाइनस साहित्य का संबंध तर्क नहीं कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। तो जो क्रोचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक जो आनंद है उसके उद्रेक के लिए भाव को उद्वेलित करता है। क्रोचे कहते हैं जो कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंद होता है, कविता सौंदर्य के माध्यम से अगर तात्कालिक रूप से आनंद का उद्रेक होता है, भाव को उद्वेलित करता है, तो यह दार्शनिक विचार असंगत है, क्योंकि कथन में सौंदर्य को बाहरी वस्तु के रूप में प्रकट किया जा रहा है, जबकि क्रोचे कभी बाहरी सौंदर्य की बात नहीं करे। क्रोचे सौंदर्य में कविता में या मन में ही देखे तो आंतरिक सौंदर्य की बात करते हैं। और प्लेटो बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया, इंद्रिक को नहीं। बौद्धिक आनंद अच्छी बात है, इंद्रिक की जो आनंद होती है उसको प्लेटो नहीं स्वीकार किए हैं। अरस्तु कहते हैं प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है। प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत है। लॉन्जाइनस साहित्य का संबंध तर्क से नहीं होता, कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। क्रोचे कहते हैं कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति, अर्थात सृष्टा कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत जो है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है?
कल्पना की, कभी कर्म की, कभी की अंतश्चेतना की, कभी कौशल की। तो अरस्तु का अनुकरण जो सिद्धांत उसमें जो है कवि की अंतश्चेतना की उपेक्षा मिलती है, यानी अनुकरण सिद्धांत में कवि की जो अंतश्चेतना उसकी ये उपेक्षा करते हैं, अंतश्चेतना की। बाकी कल्पना की, कभी कर्म की, कभी कौशल की, इन सब की नहीं, बस अंतश्चेतना की। आई.ए. रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? वाच्यार्थ, अभिप्राय, भाव, कला। तो आई.ए. रिचर्ड जो है उनकी पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, अब ये जो आई.ए. रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, इसमें अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? वाच्यार्थ, अभिप्राय, भाव, कला। तो आई.ए. रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कला अर्थ का प्रकार नहीं है। कला को इन्होंने अर्थ का प्रकार नहीं माना है। जो इनकी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है इसमें वाच्यार्थ, अभिप्राय, भाव को तो माना है परंतु कला को नहीं माना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आई.ए. रिचर्ड इनकी पुस्तक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और वाच्यार्थ, भाव या अभिप्राय ये अर्थ के प्रकार हैं। टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? तो टी.एस. इलियट अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, द सेक्रेड वुड, एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक। टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल, अवैयक्तिक काव्य कौन सा है ऐसा सिद्धांत जो इलियट ने, तो उन्होंने प्रतिपादन किया है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में किया है। शेष इलियट की ही रचनाएं हैं। अब यहाँ पे देखिए तो शेष जो भी हैं इसमें तो इन्होंने किया ही है, बाकी द सेक्रेड वुड, एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक, ये सभी भी इलियट की ही रचना है। बस इतना ध्यान रखना है कि इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में किया है। बाकी तो द सेक्रेड वुड, एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक, ये सब भी इन्हीं की रचना है। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर क्या स्थापित किया है? तो जो टी.एस. इलियट है इन्होंने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर क्या स्थापित किया है? परंपरा और इतिहास को, कल्पना को, अलंकार युक्त बिंबों को, प्रौढ़ भाषा को। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया है। तो टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर परंपरा और इतिहास बोध, ये ध्यान देना है। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पे कि कवि का व्यक्तित्व नहीं हावी होना चाहिए बल्कि परंपरा और इतिहास बोध जो है ये देखना चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य किसको माना है? जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को, पौराणिक कथा और ज्ञान को, नायक के चरित्र निर्माण को, ऐतिहासिक आख्यान को। तो वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य जो है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को माना है। वर्ड्सवर्थ है इन्होंने जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को इसी को माना है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधियों या विधानों की शक्ति है, या कथन किसका है? तो कल्पना जो है ये मानव मानसिक जो है, मानव मस्तिष्क जो है उसकी बिंब विधाइयों की शक्ति है, या कथन किसका है? क्रोचे, वर्ड्सवर्थ, इलियट, कॉलरिज। तो कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, या कथन कॉलरिज का है। ये कॉलरिज महाराज कहते हैं कि कल्पना जो है ये मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। हमारे मन में जितनी भी कल्पनाएं आती हैं वो जो है कैसे आती हैं, ये कैसे कह रहे हैं कि कॉलरिज कह रहे हैं कि जो कल्पना होता है मानव मस्तिष्क में बिंब विधायनी शक्ति, बिंब उभरता है, कल्पनाएं आती हैं। और क्रोचे कहते हैं कि कला निर्माण में प्रतिभा का मूल कारण माना है, कि नहीं प्रतिभा हो तो कला आप निर्मित कर सकते हैं, ऐसा क्रोचे मानते हैं। और इलियट कहते हैं काव्य जो है वो श्रेष्ठ मनोरंजन है, अगर आपको अच्छे से मनोरंजन करना है तो फिर काव्य पढ़िए, ऐसा इलियट का मानना है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये वर्ड्सवर्थ की पंक्ति है और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि कविता जो है ये प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। बाकी काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन, कला निर्माण में प्रतिभा का मूल कारण है। क्रोचे की अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में से कौन सा स्तर गलत है? तो क्रोचे की अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में विचार स्तर असंगत है, अंततः संस्कार, अभिव्यंजना, अनुसंगिक आनंद, अभिव्यक्ति क्रोचे की अभिव्यंजना के 4 स्तंभ है। तो संस्कार, अभिव्यंजना, अनुसंगिक आनंद ये सब है। लुंजानिस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? वाल्यता, बावडंबर, बागडंबर, विपर्याय। तो अगर यहाँ पे देखें तो लुंजानिस के अनुसार विपर्याय शैलीगत दोष नहीं है, विपर्याय नहीं होता। लुंजानिस के अनुसार अगर शैलीगत में देखें तो वाल्यता भी होता, भावाडंबर भी होता, वागाडंबर भी होता है। तो वाल्यता, भावाडंबर, वागाडंबर ये सब तो है। लुंजानिस के अनुसार विपर्याय शैलीगत दोष नहीं है, यानी विपर्याय नहीं है, वाल्यता, भावाडंबर ये सभी हैं।
लोनजाइनस के अनुसार विपर्यय शैलीगत दोष नहीं है। लोनजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे उदात्त को काव्य का श्रेष्ठ मानने वाले तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाले तत्व की बात करते हैं। इनकी कृति है काव्य में उदात्त तत्व। तो लोनजाइनस का ऐसा है भी। बाकी इन्होंने वालेता, बावडंबर, वागाडंबर तो बताया है। बाकी इनका काव्य में उदात्त तत्व तो ऐसे करके रचना भी है। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? लेनिन, कॉर्डवेल, गोर्की, लॉरेंस। तो लॉरेंस मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है। कौन? लॉरेंस जो है, लॉरेंस मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है, जबकि लेनिन है, गोर्की है। तो देखिए मार्क्सवादी चिंतन में लॉरेंस नहीं है समीक्षक। लेनिन, गोर्की, कॉर्डवेल ये मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गविहीन समाज की स्थापना के संकल्प को ही साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। संरचनावाद का जनक किसको मानते हैं? प्लेटो को, अरस्तु को, सास्यूर को, लेवी स्ट्रॉस को। तो जो संरचनावाद होता है इसके जनक सास्यूर को मानते हैं। तो संरचना सास्यूर को संरचनावाद का जनक। सास्यूर स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। तो ये भी है कि संरचनावाद के जनक सास्यूर हैं। सास्यूर स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति जो संकेत विज्ञान यानी संकेतों की एक प्रणाली और सहजता से परस्पर संबंधित भागों की एक पद्धति के अनुसार तत्वों को विश्लेषित करने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसी तरीके से काव्य शास्त्र संबंधी जो PYQ सीरीज है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है, वहाँ से आप कनेक्ट होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। एंड इसको बहुत ध्यान से सुनिए, लेक्चर को बार बार रिपीट करिए। कम से कम इससे ये आइडिया होगा कि PYQ किस तरीके से आते हैं आपके काव्य शास्त्र संबंधी। तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।